बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। नाज़रीन, पूरे पंजाब के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं कि सेहतमंद पंजाब, और जो वज़ीर आला पंजाब के वालिद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो इलाज करवाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं। यानी आज इनकी तीसरी चौथी नस्ल जो है वो इक़्तिदार में है। 4 दहाइयाँ इनको हो गई हैं यहाँ पे इक़्तिदार के अंदर। अब तक ये एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे इस ख़ानदान का इलाज हो सके। यानी ऐसी इनको नायाब बीमारियां हैं कि इनका इलाज ही पाकिस्तान में नहीं हो सकता, और ये अब तक कोई अस्पताल नहीं बना सके। तो एक्चुअली इनका इलाज नहीं है, वो इनकी इंटरटेनमेंट है। और ये एक हिकमत अमली के तहत जाते हैं, क्योंकि लंदन में रहते हैं, वहाँ सेफ़ रहते हैं, वहाँ पे जाके एक बयानिया बनाने में भी इनको आसानी रहती है। फिर जायदादें और औलाद वहाँ पे है तो दिल भी वहाँ पे लगता है। अब तो हमारे मुआशरे में आपका कोई बदतरीन भी दुश्मन होना, तो जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर जनाना साथ उनके मौजूद हो तो फिर वो ये कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, पीछे हट जाते हैं कि छोड़ दो, इस वक्त इसको जाने दो, ख़वातीन साथ हैं। तो कादी फ़ायद ईसा साहब के साथ जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इस तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कादी फ़ायद ईसा साहब को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। यानी वो नौजवान ने जो कहा उसकी एक की गलती हो सकती है, लेकिन जिस तरह ये सोशल मीडिया पे फैल रहा है, जिस तरह इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, ये बताता है कि लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कादी फ़ायद ईसा साहब को देखना चाहिए कि बाकी घरों में भी ख़वातीन हैं, जो बाकी ख़वातीन हैं उनकी भी इज़्ज़त है। इस मुल्क में खातून सिर्फ शरीफ ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की नहीं होती। इस मुल्क में जो ख़वातीन हैं वो बाकी सबके ख़ानदानों की भी ख़वातीन हैं, उनकी भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है। तो कादी साहब के दौर में जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं वो भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हैं उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। बहरहाल इस वाक़े के बाद से लेकर अब तक जो है वो लोग धड़ाधड़ वहाँ पे जाते हैं और जाके वो डोनट्स खाते हैं और उसकी वीडियो डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो बहुत हौलनाक किस्म का डेडलॉक है जहाँ पे पहुँच गई है, और ये डेडलॉक क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, हुआ ये है कि सारी चीज़ें ठीक डायरेक्शन में चल रही थीं। ऐन उस वक्त हुकूमत ने एक ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया जो ना कानूनी तौर पे दुरुस्त है ना इखलाकी तौर पे दुरुस्त है। हुकूमत ने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी के अंदर जो है वो जो इसका एक तरीक़ाकार था, जो उसका एक एक्ट था, उसके अंदर तरमीम कर दी, और तरमीम करके कादी फ़ायद ईसा साहब को ये इख्तियार दे दिया कि 3 सीनियर जजेस बैठें। इसके बजाय आप ये करें कि अपनी मर्ज़ी का एक जज बैठा के तो आप 2-1 की अक्सरियत से जो चाहें आप बेंच बना लें। तो एक डिक्टेटर जैसे इख्तियारात कादी फ़ायद ईसा साहब को दे दिए हुकूमत ने। अच्छा, इस मामले के ऊपर जो कमेटी के एक और मुस्तकिल मेंबर हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो इसके अंदर नहीं बैठता, और उन्होंने जो तहरीरी तौर पे एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी एक तो ऑर्डिनेंस हंगामी बुनियादों के ऊपर, कैसे हंगामी बुनियादें हैं ही नहीं, ये अचानक जारी कर दिया गया, और चंद घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाई की गई। जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना था, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों अवेलेबल थे। कादी फ़ायद ईसा साहब उस दिन जो है वो गायब थे, वो नहीं आए। जुमे वाले दिन जो है चंद घंटों के अंदर पहले कैबिनेट, फिर सदर और फिर कादी फ़ायद ईसा, इन तीनों ने एक एक्टिविटी की, और उसके नतीजे में जो तरमीम की गई वो लागू हो गई, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बाहर हो गए, और उनके बाद जो है बाकी जजेस को छोड़ते हुए नीचे से जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को कादी साहब उस कमेटी के अंदर ले आए। मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया उसका बाइकआउट। अब हुआ ये है कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कादी फ़ायद ईसा साहब को एक बहुत बड़ा और ताकत का इख्तियार मिल गया है, इस ऑर्डिनेंस को बार बार चैलेंज किया गया। यानी लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और कराची हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। उन दोनों के अंदर एक ही दम फैसला आया कल के दिन में, एक ही वक्त में अचानक फैसला आया जो महफूज फैसले सुना दिए गए। और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 तारीख अक्टूबर की, यानी 2 तारीख, कितना लंबा टाइम दे दिया, और सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो 3 तारीख दे दी, यानी उन्होंने भी एक लंबा वक्त दे दिया। इतना लंबा वक्त क्या ऐसे अहम तरीन मामले को दिया जा सकता है? क्योंकि ये फौरी नौयत का मामला है, और फौरी नौयत का मामला ये कैसे है इसको ज़रा समझ लीजिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने बेंचेस बनेंगे वो यही कमेटी बनाएगी। अगर तो ये ऑर्डिनेंस गलत है तो वो जो बेंचेस बनेंगे वो गलत हैं, और अगर ये ऑर्डिनेंस ठीक है तो बेंचेस बनेंगे वो ठीक है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सारे जज बैठे और बैठकर फैसला कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 पटिशन्स इसके खिलाफ दायर कर दी गई हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को सुना जा सकता है?
मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में इसको इसलिए इंटरटेन किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे जी हाई कोर्ट में सुना जा रहा है तो हम यहाँ पे क्यों सुने। लेकिन उसूलन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाना चाहिए। वफाक का वकील ये बात हाई कोर्ट के अंदर खड़ा होकर कह भी रहा था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगा कैसे, क्योंकि इस वक्त की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसी के ऊपर तो एतराज़ है। जो पटिशन आई हैं वो भी उसी के खिलाफ आई हैं और उसी के खिलाफ ये केस लगा है। तो क्या वही कमेटी बेंच बनाएगी? ये है एक ऐसा नुक्ता जहाँ पे आके मामला फंस गया है। और अगर वो कमेटी बेंच नहीं बनाएगी तो दूसरा रास्ता ये है कि तमाम जजेज जो है वो चाहे फुल कोर्ट का बेंच बनाकर बैठ जाए, चाहे अपनी इंटरनल मीटिंग करके बैठ जाए, और जो 19 जजेज इस वक्त मौजूद हैं वो बैठकर फैसला करें कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया ये ठीक है या गलत है। मैं कादी फ़ायद ईसा साहब का एक स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कादी फ़ायद ईसा साहब माजी में इसके बारे में क्या कहते थे। कादी साहब कहते थे शट डाउन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। इफ़ लॉज आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ऑर्डिनेंसेस, कि अगर आपने कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से तो फिर आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें, उसको बंद कर दें। ये जनाब कादी फ़ायद ईसा साहब कहते थे। और ये जो स्टेटमेंट है कादी फ़ायद ईसा साहब का ये पुराना है, यानी 2019 में सितंबर 24 2019 में ये छपा हुआ है। और कादी फ़ायद ईसा साहब उस वक्त इस तरह की बातें करते थे कि जनाब आप तो कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। और फिर इन्होंने कादी साहब ने बाद में 2022 में एक फ़ैसले में लिखा कि बहुत ही हंगामी सूरत-ए-हाल हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो और हालात को बहुत अजीबो-गरीब हो तो फिर आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई हंगामी सूरत-ए-हाल नहीं थी। हंगामी सूरत-ए-हाल क्या है कि हुकूमत की सारी तवज्जो और हुकूमत की सारी उम्मीदें वो 30 सितंबर को जो फैसला आ रहा है या जो केस लग रहा है उसके साथ वाबस्ता है। वहाँ पे कादी फ़ायद ईसा साहब ने एक ऐसा बेंच बनाया हुआ है जिनमें 3 जजेस कादी फ़ायद ईसा साहब के हम ख्याल हैं और उनमें एक जज वो है जो एडहॉक जजेस तैनात किए गए थे, उनमें से एक को ले आए हैं आईनी नौयत का मुकदमा सुनने के लिए। सिर्फ उसमें जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रखा गया है अपोजिशन के लिए। अब मामला ये है कि अगर वहाँ पे 30 सितंबर को ये केस लगता है, अव्वल तो इसमें कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें उठ जाएंगे और ये बेंच टूट जाएगा, फिर दोबारा बेंच बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा बेंच बनाना पड़ेगा तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वही कमेटी बैठेगी और बैठकर दोबारा बेंच बनाएगी। तो अगर वो दोबारा बेंच बनता है तो फिर कादी साहब दोबारा एक ऐसा बेंच बना देंगे जिसका फैसला जो लोग कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो हुकूमत के हक में आ जाएगा। हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत ये चाहती है कि इस पार्लियामेंट में जितने भी MNAs हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ फजल रहमान साहब की पार्टी से है, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उन सबको मजबूर किया जाए ताकत के ज़रिए से, लालच के ज़रिए से, ज़ोर ज़बरदस्ती, अगवा के ज़रिए से, फैमिलीज़ के अगवा के ज़रिए से, कारोबार के मामलात को दबाने के ज़रिए से। क्योंकि इस वक्त हुकूमत को कोई नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत अंधी हुई है ताकत के नशे में और ताकतवर उसके साथ खड़े हुए हैं, लिहाजा वो किसी का भी बाजू मरोड़ देते हैं। तो ताकत का इस्तेमाल करके जिस मर्ज़ी को दबा कर उससे वोट लिया जा सके। देखिए इस वक्त बहुत सारे जो MNAs हैं उनका जब बाजू मरोड़ा जाता है तो वो ये कहते हैं जी वोट दे नहीं सकते, अगर देंगे तो हम तो वोट काउंट भी नहीं होगा सर, फ़ायदा कोई नहीं है, और आपकी खातिर तो हम अपनी MNA की कुर्सी भी कुर्बान कर सकते हैं साहब, लेकिन वोट ही काउंट नहीं होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आप हमें छोड़ दें अल्लाह का वास्ता। इस तरह लोग अब कर लेते हैं। लेकिन तब क्या होगा, वो कहेंगे जी ठीक है आपका वोट तो काउंट हो रहा है, आप वोट डाल दें, आपको दोबारा फॉर्म 47 पे जिताकर हम इसी असेंबली में पहुंचा देंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।